हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। आज हम फिजिक्स की क्लास लेकर आए हैं। फिजिक्स के क्लास में हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है ना। ट्रांसफार्मर जैसे कि आप लोगों ने अपने अपने गली मोहल्ले के पास आसपास देखे होंगे ट्रांसफार्मर। आपके मोहल्ले में भी ट्रांसफार्मर वगैरह लगा होगा। तो ये ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में घर के हमको सप्लाई देता है। जनरली घर में हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज होता है 220 वोल्टेज। कितना होता है? 220 वोल्ट सप्लाई। आप लोगों ने जो भी अप्लायंसेस खरीदा होगा घर में उसमें लिखा रहता है 220 वोल्टेज, और करंट अलग अलग सब में रहता है, लेकिन 220 वोल्टेज जो है कॉमन होगा। तो हमारे घरों में जो सप्लाई वोल्टेज होता है 220, जो कि ट्रांसफार्मर क्या करता है 440 वोल्ट को कन्वर्ट करके देता है। तो ये तो बात है ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ना। तो इसमें भी आप जैसे मैंने बना के रखा है ट्रांसफार्मर देख रहे हो। तो ट्रांसफार्मर का भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप, जिसको उच्चाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उधर बैठिए। स्टेप अप जिसको बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, है ना। और दूसरा होता है कि स्टेप डाउन, जिसको हम बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, है ना। उच्चाई और अपचाई दो प्रकार के ट्रांसफार्मर रहते हैं। अब शर्त यह है कि आप इसको पहचानेंगे कैसे। ट्रांसफार्मर में जो अभी इसका हम विधिवत अध्ययन नहीं करेंगे, आज की थ्योरी क्लास ज़्यादा है, आपका डेरिवेशंस थोड़े से कम है, इसलिए आप लोगों को आज मैं बोलूँगा। और अपना कागज और कलम उठा लीजिए और लिखना चालू हो जाइए, ठीक। तो मैंने अपना परिचय दिया नहीं, हर वीडियो में परिचय देता हूँ। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। यदि आप चैनल में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलिए। इसका ये बेनिफिट होगा, बेल आइकन को हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि जैसे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा, जो भी आप लोगों को नया अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस अपडेट को देख सकेंगे। ओके। तो अभी एग्जामिनेशन का समय भी आ रहा है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमको भी मोटिवेट मिलता है, ज़्यादा बच्चे देखते हैं, ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, पढ़ाने से ज़्यादा हमको वीडियो बनाने लगता है। पढ़ाना तो सिंपली हम पढ़ा देंगे, लेकिन वीडियो बनाने में, पढ़ाने में और समझाने में और वीडियो पर भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को तो देख रहे हैं, ठीक है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के छोड़ देते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रांसफार्मर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा नष्ट किए बिना क्या करता है? चेंज कर देता है। नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अर्थात क्या करता है? इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, जैसे मैंने बताया था। और ये म्यूचुअल इंडक्शंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। किसके पर? म्यूचुअल इंडक्शंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अननोन प्रेरण, जैसे हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में सिंगल एक कॉइल होता है, म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होता है। एक कॉइल में हम करंट की चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है। ओके। तो आप लोग लिखे होंगे कैसा इंग्लिश में? ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग करंट ऑफ लो करंट एंड वाइस वर्सा। इस प्रकार आप लोग इसका लिख लेंगे। लिख लीजिए, चलिए। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक device used to convert a low alternating voltage, okay, at high current into high alternating voltage at low current and vice versa, okay। तो ये हुआ हमारा ट्रांसफार्मर का। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जैसे मैंने हिंदी बताया था, ये अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें भी क्या होता है? कॉइल,
कॉइल आप लोग देखे होंगे, जैसा कि मैंने बताया, यदि मैंने इसको ऐसा पलट दूं तो एक सोलेनॉइड टाइप का आपको लगेगा, सोलेनॉइड जैसे हमने बनाया था, है ना। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज, है ना। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, कॉइल चेंज एंड इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस माने प्रेरित विद्युत वाहक बल इज प्रोड्यूस इन द अदर कॉइल। जब किसी एक कॉइल में हम क्या करते हैं, करंट को चेंज करते हैं तो पास में रखी दूसरी कॉइल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज होती है। It can be used only with the source of alternating current. It can be used only on the alternating current, source of alternating current, माने ये प्रत्यावर्ती धारा में ही यूज होता है, not for DC and not other, not with DC the it was, है ना, कंस्ट्रक्ट ऑफ फैराडे। इसको किसने किया था, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने सबसे किया था, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार के ट्रांसफर कैसे लिखेंगे आप, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, नंबर वन स्टेप अप या ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसको हम डिनोट कर देंगे MS, ठीक है। देख रहे हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम होता है किसके, देन प्राइमरी कॉइल में, है ना। जब यदि कोई उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा उसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से, फेरा का मतलब ये मत समझ लीजिएगा शादी का फेरा, फेरा का मतलब होता है उसमें हम कितना वायर लपेट रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। फेरे सुन के खुशी मत हो जाइएगा, अभी आप लोगों को पढ़ना है लिखना है फेरा पर। फेरा मतलब ये जानने का, टर्न TURN, टर्न्स, वाइंडिंग जिसको बोलते हैं, ओके। वो अभी दूर है फेरा, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, चलिए छोड़िए। तो कहने का मतलब होता है यदि उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इसको बोलते हैं NP, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड ऑन द प्राइमरी कॉइल। हमेशा हमको वोल्टेज अप्लाइड करेंगे, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, हमेशा हम इनपुट वोल्टेज किसमें लगाएंगे, प्राइमरी कॉइल में, हमको आउटपुट मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। तो NS इज ग्रेटर देन NP, NS इज ग्रेटर देन NP, इसमें आप लिख सकते हो NS is greater than NP. Why? Because this is step up transformer and number of turns secondary coil is greater than the primary coil. हल्ला मत करो तिवारी, रोज हल्ला करते हो, चुपचाप बैठो, रोज डांट खाते हो, ठीक है। Coil is made up of a thin insulated wire, okay? ये क्या करता है, स्टेपर इट कन्वर्ट्स ए लो वोल्टेज, ये क्या करेगा, कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करंट करता है। इट कन्वर्ट्स ए लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, है ना। इस चेंज द वीक अल्टरनेटिंग करंट एट हाई टू लो इनटू स्ट्रॉन्ग AC ऑफ लो वोल्टेज, ओके। तो ये बात हुई किसकी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखिए, इसको अपचाई बोलते हैं। अब आप देखेंगे उधर हल्ला करते बच्चे लोग, तो इधर थोड़ा समझाने जाना पड़ता है। अब हम देखेंगे कौन सा, इसको बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले उच्चाई, है ना, और इसको बोलते हैं अपचाई। इसमें आप देख रहे हैं कि NS इज ग्रेटर देन, इसमें क्या होगा, NP इज ग्रेटर देन NS। मैंने इसमें प्राइमरी कॉइल, है ना, ये है, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी, उससे अधिक होगी, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्या कर रहा था, है ना, इसमें क्या होगा,
जस्ट इसका अपोजिट होगा जैसे मैंने बताया, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप डाउन द नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें जैसे लिखेंगे कि लिख लीजिए, चलिए लिखिए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी कॉइल एनएस ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज लेस देन द प्राइमरी कॉइल, लिख लिए, इज मेड अप ऑफ थिन वायर, इसमें क्या होता है पतले तार का बनाया जाता है, एंड द सेकेंडरी कॉइल इज मेड अप ऑफ थिक वायर, सेकेंडरी कॉइल क्या होता है थिक वायर, प्राइमरी कॉइल थिन वायर, इसको लिख लीजिएगा, लिखने का थिन वायर, एंड द सेकेंडरी कॉइल इज मेड अप ऑफ थिक वायर, इट कन्वर्ट्स ए हाई वोल्टेज एट लो करंट, क्या लिखे, इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट, ओके ओके, लिख लिए, इट चेंज द स्ट्रॉन्ग एसी एट लो वोल्टेज, इट क्या लिखे, इट change the strong alternating current at low voltage into weak alternating current at high voltage, ओके, ठीक, हिंदी बोल दो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको हम क्या बोले थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा था, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है, क्या करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा देता है, इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से क्या होती है, कम होती है। वही अपचय ट्रांसफार्मर की बात करें, यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है, किसको, वोल्टेज को घटाएगा, इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से क्या होती है, ऑलवेज कम होती है, ओके। जल्दी लिखिए, टाइम नहीं है, आ रहे हैं, उधर ही आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं हम, तुम हल्ला बहुत करते हो। ओम तिवारी, रोज आप ही का नाम लेते हैं, काजल मिश्रा कहाँ है, बुलाइए काजल मिश्रा को, काजल मिश्रा ने होमवर्क किया, हाँ चलिए लिख लिए। तो इसमें से एक कुंडली क्या होती है, बोले मोटे तार के कम फेरे, मोटे तार के कम फेरे, तो ये हो जाएगा थिक, ओके, और ये हो जाएगा थिन, ठीक, ये हो जाएगा थिक और ये हो जाएगा थिन, ध्यान से हमारी बात को सुनते जाइए। इसमें से एक कुंडली में हम क्या करेंगे, मोटे तार के कम फेरे और दूसरी कुंडली में पतले तार के अधिक फैलते हैं, जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है उसमें सबसे अधिक धारा, जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, जैसे कि उच्च ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में अधिक धारा और अपचय ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो उसमें से अधिक धारा, माने प्राथमिक कुंडली में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यानी उच्च ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और अपचय ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में क्या होगी, धारा अधिक बहेगी, क्योंकि उनमें फेरों की संख्या कम होती है। तो इसकी कुंडली मोटे तार की बनाई जाती है, जिस कुंडली के सिरे पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, है ना, प्राथमिक कुंडली, और दूसरी कुंडली को जिसमें हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब अपन कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसकी रचना कैसे करेंगे, देखिए आपको एग्जाम में यही आएगा, आपको लिखना यही है, स्टेप टाइप्स लिया जाएगा, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आएगा, इसका डायग्राम ऐसे कोई खास बात नहीं है। अब इसका कंस्ट्रक्शन चलिए मैं हिंदी में इंग्लिश से बोल देता हूँ, आप लोग को समझना है, बस समझ के अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है। ऑन वर्ड्स में लिखने से ये बेनिफिट होता है कि आप लोग अगर समझेंगे अच्छी तो अपने तरीके से लिख पाएंगे जितना, यदि आप याद करेंगे तो भूलेंगे तो अगला स्टेप नहीं आएगा, बैठे रहेंगे उसको लिखते हुए जब तक टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफार्मर इज हैज 3 मेन पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स हैं जैसे आप देख रहे हैं, एक होता है लेमिनेट कोर मतलब पटली कोर, दूसरा होता है प्राथमिक कुंडली, तीसरा होता है द्वितीयक कुंडली। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को एक मोटाई का नहीं बनाते हैं, इसमें हम सॉफ्ट आयरन को पीस को लेते हैं ऐसा और बीच में ऐसा हम काट देते हैं, पतली पतली सॉफ्ट आयरन की पीस। सॉफ्ट आयरन का पीस क्यों लेते हैं अभी बताएंगे, और इसको हम लेमिनेट क्यों लेते हैं पतला पतला, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे हमारी ये बुक है, ये बुक में देखे बहुत सारे पन्ने हैं, है ना, अगर इतनी मोटी का कागज ले लें तो तक लाएगा, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, इसको हम यदि बीच से काट देते हैं तो यहाँ प्राइमरी कॉइल, यहाँ सेकेंडरी कॉइल, जस्ट लाइक ए ट्रांसफार्मर, ओके।
तो इसको हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन के एक रेक्टेंगल पीस लेके उसको बीच से हम काट देते हैं और बहुत सारे हम क्या करते हैं ऐसे पीसेस ले लेते हैं और उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, वार्निश लगाते हैं। जो भी होगा वार्निश लगा के जितनी रिक्वायरमेंट विद होती है, जितनी मोटाई की चाहिए हमको बना लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का पीस लेते हैं। नंबर 1 ट्रांसफर 3 layers। नंबर 1 लैमिनेट कोर, नंबर 2 प्राइमरी कॉइल, नंबर 3 सेकेंडरी कॉइल। The iron core is obtained by peeling a number of laminated rectangular strips of soft iron। Okay, लिख लीजिए। The laminated strips are insulated from each other by coating of varnish or insulated paint। insulated paint लगाते हैं ताकि bad conduct। The laminated separated core reduce the loss of energy due to eddy currents। Okay, the laminated separated core ये क्या होता है, eddy current। eddy current से क्या होता है, गर्म हो जाता है। यदि हम मोटा ले लेंगे, इसमें मोटा सॉफ्ट आयरन का पीस लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होगा और हीट होने से उसमें एडी करंट्स हो जाएगा। एडी करंट्स का लास्ट चैप्टर में दिया था, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि एडी करंट से बचने के लिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को हम लेमिनेट लिया जाता है ना। तो ये हो गया 2 insulated copper wire। ये हो गया 2 insulated copper wire is wound on the opposite arms in the form of the coil। ठीक, अपोजिट इंसुलेटेड माने क्या हो, उसके ऊपर कोटिंग किया होता है। 2 insulated copper wire ले लेंगे, wounded on the opposite arms on the form of the coil। One coil is thick and small number of turns। क्या लिखा है, one coil is big thick, मोटा होगा उसमें फेरों की संख्या कम होगी। The other is thin and has large number of turns। ओके, तो ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई खास बात नहीं है आप लोग को। हाँ, इधर लिख रहे हैं आप लोग, ये हो गया। तो ट्रांसफार्मर के मैंने क्या समझाया, सुन लीजिए। 3 ब्रांड होते हैं, पटलित कोर, प्राथमिक कुंडली, तीक कुंडली। नर्म लोहे की बनी कई आयताकार पट्टी ले लेंगे, इसके भी आयता भाग काट कर अलग कर लेंगे। इस पट्टी को हम इंसुलेटेड या विद्युत रोधी पदार्थ की एक तह देकर इसको जोड़कर जितना भी आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड कोर या पटलित कोर। कोड की पटलित होने से भंवर धराव का मान बहुत कम हो जाता है और कोड की 2 समूह भुजाओं को तांबे की विद्युत तार की कुंडली लिपटी होती है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन में आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास किया है। मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% मैंने समझाया है, हो सकता है कुछ त्रुटि रह गई हो समझाने में या आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं जल्दी बोल दिया हूँ, कई चीज़ें बातों को क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो आप लोग इसको लिखेंगे तो हम उसको बात को क्लियर कर लेंगे। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के घर पे आना ही होगा। ठीक है, अब इसका अपन देखते हैं कार्य विधि। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं कि आपको कम से कम समय में सारी पूरी सटीक जानकारियां मैं आप लोगों को दे सकूं। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग मेथड होगा, कार्य विधि, जब हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं। व्हेन अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑन प्राइमरी कॉइल, तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, है ना। जब इस प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा फ्लो होने लगे। व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द प्राइमरी कॉइल देन इट्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ऑफ द कॉइल। ओके, व्हेन आल्सो वेरीज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस एज पर द नेचर ऑफ द इनपुट ए, है ना। क्या बोला मैंने, also varies both magnitude and direction। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कैरी वैल्यू क्या है, ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसकी चेंज होती है, जैसे मैंने अल्टरनेटिंग करंट में समझाया था आपको। उसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें फैराडेज लॉ यूज होगा। फैराडे लॉ क्या बोलता है, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज rate of change of magnetic flux। Okay, for a magnetized in one direction and then is direction in each cycle of current, hence the electric energy of the core since the secondary coil is also क्या हो जाएगा, wrapped on the other same core is made of the soft iron, have the magnetic flux passing through also change the continuously। ठीक है, तो ऐसा कुछ था, लिखते चलिए। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों को भी जब वोल्टेज लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी। ठीक है, तो
ये अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल में पहले ई पे फिर नीचे ऐसा ऐसा क्या होता है, मैग्नेटाइज होने लगेगा। फर्स्ट हाफ सर्कल, सेकेंड हाफ सर्कल, फर्स्ट हाफ सर्कल, सेकेंड। जैसे ही हम क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न हो जाएगा और अप डाउन प्रत्येक चक्र में क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होने लगेगा, है ना। मैग्नेटाइज हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, इसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, माने कहने का मतलब होता है अप डाउन दिशा से मैग्नेटाइज होने से इसमें क्या, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता जाएगा। आप सुनते रहिए बात को क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा है। परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र मतलब चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से आप देखिए क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल उसी कोड पर लिपटी है। मैंने अभी बात किया प्राइमरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में हम क्या है करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं, है ना, जिससे इस अल्टरनेटिंग करंट होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। तो हर चक्र में, हर साइकिल में क्या होता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और मैग्नेटाइज होता रहेगा। अब सेकेंडरी कॉइल उसी कोर पर लिपटी हुई है, जिससे सेकेंडरी कॉइल में, है ना, ये क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी बार बार चेंज होगा। मैंने बताया ना, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यदि हम एक कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाते हैं तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है और ये क्या, मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल होता है तो इसमें भी बार बार मैग्नेटिक प्लस क्या होगा, चेंज होता रहेगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से द्वितीयक कुंडली में क्या हो जाएगा, उसी आवृत्ति का, सेम फ्रीक्वेंसी का प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, है ना। ये इसका थोड़ा सा वर्किंग मेथड या प्रिंसिपल था। माने सेकेंडरी कॉइल में उसी फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है द्वितीयक कुंडली से बद्ध, सेकेंडरी कॉइल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार क्या होगा, चेंजेस होने जाएगा। एज ए रिजल्ट, फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल के सिद्धांत से सेकेंडरी कॉइल में उसी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा या उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिद्धांत, ठीक। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। मान लो नंबर ऑफ टर्न से प्राइमरी कॉइल एनपी है, नंबर ऑफ टर्न से सेकेंडरी कॉइल भी एनएस। तो हम इसमें सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लगाएंगे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे ने इस कन्वेंशन किया था। तो क्या बोलता है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, E इक्वल टू या ES इक्वल टू NS और d∅dt, ये सेकेंडरी कॉइल में, ओके। ठीक, तो प्राइमरी कॉइल में हमने क्या किया था, करंट की वैल्यू लगाया था, तो उसमें लिखा नहीं, पहले उसको लिखना था, चलिए लिख दिया, AP इक्वल टू NP d∅ यदि सेकेंडरी कॉइल उसी में लिपटा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक डीके नहीं हो रहा होगा, तो उससे रिलेटेड ES इक्वल टू माइनस लगा सकते हो, NS d∅dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। अब इसके बाद हमारे निकालेंगे लगाए गए शक्ति, निर्गत शक्ति या जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट, है ना। तो ये हमारा ऐसा कुछ निकला, प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अब मान लीजिए
यदि प्राइमरी कॉइल में करंट इन प्राइमरी कॉइल पीसी बोल रहा हूं मैं, आईपी, एंड करंट इन सेकेंडरी कॉइल एससी, आईएस। अब दोनों का पावर बराबर होगा, है ना। दोनों का पावर क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्राइमरी कॉइल में जितना पावर होगा सेकेंडरी कॉइल में भी उतना होगा, क्योंकि म्यूचुअल है ना। पावर इन पीसी, पावर इन एससी। तो पावर का क्या होता है? VI, आपने पढ़ा होगा धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। पावर इन पीसी प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। तो आईपी इंटू ईपी, ये आईएस इंटू ईएस। तो हम इसको आईपी को वैसे ही रखे, आईएस को हमने इधर ला दिया, ये ईएस हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ES और EP इक्वल टू NS बाई NP, इसी से हम लगा सकते हैं। यदि हमारे पास नहीं पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो इस डेरिवेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वोल्ट ट्रांसफार्मर, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर किस नेचर मैंने किस टाइप का है, वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, करंट को डिक्रीज कर रहा है, कि क्या कर रहा है, वो ट्रांसफार्मर को लगा सकते हैं। अब देखिए हम इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, नहीं सॉरी कौन सा है, थर्ड एंड फोर्थ। क्या हो रहा है देखिए, ES अपॉन AP इक्वल टू NS अपॉन NP, दिस आर इक्वल टू IP अपॉन IS, ठीक। यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी और उसमें विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। अब आप लोग 2 मिनट इसको सोचिए, देखिए, बताइए क्या होगा। है ना, ES इज लेस देन EP, क्या कहा मैंने, ES इज लेस देन EP, तो NS इज लेस देन AP और IP इज लेस देन IS, है ना। ES इज लेस देन EP, ES का मान EP से कम होगा तो क्या होगा, सोचिए। ES इज लेस देन EP, तो NS इज लेस देन NP, ये भी होगा, लेकिन NS इज लेस देन NP, लेकिन ये क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। मैंने ये कम है तो ये दोनों कम है, तो IS का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ना, क्लियर। या फिर बोल सकते हो IP इज ग्रेटर देन IS, ये हो गया। क्लियर हुआ बात, है ना। तो इस प्रकार अपचय ट्रांसफार्मर है कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, ये हो गया स्टेप डाउन। अपचय ट्रांसफार्मर द्वितीयक कुंडली में फेरिए, अपचय ट्रांसफार्मर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। यह ट्रांसफार्मर क्या करेगा, धारा को बढ़ा देता है कि घटा देता है, बढ़ा देता है ना। यदि हम उल्टा करें, ES इज ग्रेटर देन, once again ES is greater than EP, ओके, तो क्या हो जाएगा, NS is greater than NP,
तो ये क्या हो जाएगा, IS इज लेस देन IP, इज मीन दैट क्या हो जाएगा, IS इज ग्रेटर देन IP। होगा, ठीक लिखा मैंने। भाई ये दोनों बड़ा है, ये दोनों छोटा है तो ये बड़ा है, ये दोनों बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, है ना। ये मतलब एक ही क्या, IP होगा ना, यहाँ पर IS हो जाएगा। क्या होगा बताइए। अरे तो दोनों एक ही IP होगा, सॉरी, ठीक है। तो इससे हम क्या सिद्धांत लगाते हैं, यदि हमको, है ना, यदि उच्च ट्रांसफार्मर, है ना, उच्च ट्रांसफार्मर ES इज ग्रेटर देन EP की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या में अधिक होती है, ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को क्या घटा देगा, घटा देगा ये, है ना, करंट को डिक्रीज कर देगा ये, है ना। करंट को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ये क्या कर रहा था, करंट को इंक्रीज कर दे रहा था, है ना। अब हम सबको यदि हम लिख लें एक साथ, इसी को बोलते हैं R, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बोलते हैं, परिणमन अनुपात। क्या बोलेंगे इसको, परिणमन अनुपात। तो ये हुआ हमारा ट्रांसफार्मर, उसके कार्य विधि, संरचना, स्ट्रक्चर। अब इसमें 4 प्रकार के लॉज होते हैं, है ना, 4 प्रकार के लॉज होते हैं। कौन कौन से लॉस होते हैं, पहला होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में इसको ताम्रहास बोलते हैं। दूसरा होता है एडी करंस, है ना, एडी करंस। उसको रिमूव करने का सबका अलग अलग अपना तरीका है, कैसे रिमूव करते हैं। तो ऊर्जा की हानि जो होती है 4 प्रकार की होती है। पहला होती है कॉपर लॉस। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी द्वितीयक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहिनी पर हम देखे थे जूल का नियम। यदि हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी सेकेंडरी कुंडली में करंट फ्लो करते हैं, तो एक नियम है H I स्क्वायर RT। तो जूल के नियम के अनुसार मीन्स I स्क्वायर R क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। यदि हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ I स्क्वायर R इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करें, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में क्या करेंगे,